नमस्कार, ईटी नाउ स्वदेश पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और चलिए, भारतीय बाजार के लिए इवेंट स्पेसिफिक दिन है। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी का इंतजार है, वीकली एक्सपायरी भी होने जा रही है। लेकिन सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत कैसे नजर आ रहे हैं, आज दिन की शुरुआत कैसे होती हुई दिखेगी, और उसके बाद फिर भारतीय बाजार के लिए कौन से ट्रिगर्स हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, सब कुछ विस्तार से समझ लेते हैं। ग्लोबल मार्केट सेटअप अच्छा दिख रहा है। करीब 40 अंकों की बढ़त के साथ एसडीएक्स निफ्टी में अब 17,522 के लेवल्स पर कामकाज देख रहे हैं। वहीं तमाम एशियाई बाजार अच्छी तेजी के बीच ही कामकाज करते हुए, यहां पर अगर आप देखेंगे निक्कई में भी करीब 150 अंकों का उछाल ही देखने को मिल रहा है। बीती रात अमेरिकी बाजार में भी दमदार एक्शन देखने को मिला। डाउ में करीब 305 अंकों की बढ़त, नैस्डैक करीब 300 अंक, तो एसएनपी में भी 65 अंकों की बढ़त के साथ ही कामकाज देखने को मिला। कुछ तमाम ट्रिगर्स हैं, कुछ डेटा हैं जो आने वाले हैं, जिसके ठीक पहले हम यहाँ पर तेजी देख रहे हैं। क्या है ये डेटा और कहाँ से आ रही है तेजी, जान लेते हैं प्रियंका से। प्रियंका, गुड मॉर्निंग। बताएं, विदेशी बाजार के संकेत बड़े दमदार लग रहे हैं। गुड मॉर्निंग मानसी। एब्सोल्युटली एक रीबाउंड पुल बैक सेशन का दौर चल रहा है ग्लोबली बाजारों में, यूएस में, यूरोप में, एशिया में और इंडिया में भी आप जैसे देख रहे हैं। सो उसी का एक फॉलो अप सेशन जैसा दिखाई दिया। कल एक जबरदस्त तेजी दिखी और थ्रू आउट मोमेंटम सस्टेन रहा। देखिए, डाउ भी लगभग 200 पॉइंट्स गैप अप के साथ खुला और कहीं से भी उसने अपनी बढ़त को खोया नहीं, जैसे कि हमने कल एक इंडियन मार्केट्स में सेशन देखा था। और लगभग 300 पॉइंट्स ऊपर जाके डाउ बंद होता है, यानी कल में आपको लगभग 500 पॉइंट्स की तेजी डाउ में देखने को मिली। नैस्डैक में भी कुछ आपको ऐसा ही सेशन देखने को मिला, वहां पर भी लगभग 2% की तेजी रही। एसएनपी भी लगभग 1.5% तेज रहा। अर्निंग्स कुछ और कंपनियों के जिनके नंबर्स आए वो नंबर्स अच्छे आए थे, और टेक लेड रिकवरी क्लियरली आपको, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स लेड रिकवरी आपको नैस्डैक में क्लियरली दिखाई दे रही है। कल कुछ नंबर्स जो अच्छे आए, वहाँ डिज्नी के नंबर्स अच्छे आए, साथ ही उबर के नंबर्स अच्छे आए। तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी एक ट्रिगर है, लेकिन एक बड़ा ट्रिगर जो है, जिस डेटा को आय करना है, जो आप डेटा की बात भी करते हैं, वो है इन्फ्लेशन फिगर्स इस हफ्ते जो आनी है यूएस में। हालांकि ऑलरेडी 40 साल के ऊपरी लेवल्स पर है इन्फ्लेशन वहां, लेकिन फिर भी एक की ट्रिगर है जिसे देखना होगा बिफोर द फेड पॉलिसी। और जाहिर तौर पर ये एक ट्रिगर था जिससे कि हम इस वक्त इक्विटी मार्केट्स के लिए तो एक अच्छा सेंटिमेंट देख रहे हैं। आपको एशियन मार्केट्स में निकाय से भी मजबूती के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यूरोपियन मार्केट से भी आपको संकेत अच्छे दिखाई दिए हैं, वहां अच्छी क्लोजिंग कल हुई है बढ़त के साथ ही। लेकिन अगर आप दूसरे और ट्रिगर्स की बात करें तो वहां पर बहुत हद तक स्टेटस किया हुआ है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड अब भी आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब भी आपको 1.95 के आसपास, 1.93 प्रिसाइसली के पास बॉन्ड यील्ड्स आपको दिखाई दे रही हैं। और साथ ही यूएस डॉलर इंडेक्स भी अभी आपको फिर भी 96 के नीचे ही दिखाई दे रहा है। तो ये दूसरे ट्रिगर स्टेटस किए हुए हैं। ऑयल में कुछ खास बड़ी डेवलपमेंट सिर्फ ये कहना होगा मानसी कि थोड़ी सी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन यूक्रेन और रशिया के बीच में थोड़ी सी टेंशन ईज आउट होती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरह से यूएस और ईरान के बीच में न्यूक्लियर डील सैंक्शन होने से जो एक प्रोस्पेक्ट है कि शायद ऑयल की सप्लाई ईरान बढ़ा देगा, उससे थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि द प्राइसेस आर इन चेक, अ लिटिल चेक ओनली। तो ब्रेंट क्रूड इस वक्त $91 के पास है, और बिटकॉइन में फिर से रिस्क ऑन एनवायरमेंट वापस से वही तेजी लौटती हुई। तो एक अच्छे मजबूती संकेतों के साथ इंडियन मार्केट्स आज खुलने की तैयारी करेंगे। चलिए, विदेशी बाजार के संकेत काफी दमदार। शुक्रिया प्रियंका ये सारी की सारी जानकारी बताने के लिए। महंगाई के आंकड़े आज जाने वाले हैं जिस पर फोकस रहेगा। उसके ठीक पहले हम देख रहे हैं एशियाई बाजार और साथ ही अमेरिकी बाजार में मोमेंटम बिल्कुल कायम है। लेकिन चलिए जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईएस डीआईएस का एक्शन लगातार। एफआईएस कैश मार्केट में बिकवाली ही किए जा रहे हैं। कैश मार्केट में करीब 893 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की तरफ से आती हुई दिखी। वहीं डीआईएस ने कैश मार्केट में 1793 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े दिखाए हैं। अगर आप वायदा बाजार की बात करें, इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस की तरफ से 1457 करोड़ की खरीदारी है, और इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईएस की तरफ से 2634 करोड़ की खरीदारी देखने को मिल रही है। तो क्लियरली डीआईएस कर रहे हैं कैश मार्केट में खरीदारी, लेकिन एफआईएस की कैश मार्केट में बिकवाली जो है वो लगातार दिन ब दिन जारी ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं मार्केट एक्सपर्ट से कि बाजार पर आज उनका नजरिया क्या है। इवेंट आज बड़ा है, क्रेडिट पॉलिसी और वीकली एक्सपायरी के दिन सेटअप कैसा नजर आ रहा है। ओपुलेंट एडवाइजर्स के ब्रजेश सिंह मेरे साथ जुड़ गए। ब्रजेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। जिस तरह से कल का ट्रेडिंग सेशन हमें क्लोज होता हुआ दिखा, अच्छी बढ़त के साथ बढ़िया तेजी देखने को मिली, मोमेंटम पूरा दिन कायम रहा। आज के लिए सेटअप कैसा नजर आ रहा है? एक तो वीकली एक्सपायरी है, क्या वॉलेटाइल सेशन देखते हैं, और साथ ही क्रेडिट पॉलिसी भी है। फर्स्ट हाफ उसी पर यहाँ पर पूरा दारोमदार रहेगा।
गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, ओवरऑल ट्रेंड तो मजबूत है, नो डाउट। हमारे यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा इवेंट है और वो है आरबीआई की पॉलिसी। बट मार्केट में जो सेंटीमेंट है वो ऐसा चौंकाने वाला नहीं दिख रहा है। जो भी आरबीआई गवर्नर साहब ने जो सोच रखा है वो शायद मार्केट ने उसको प्री एस्टिमेट कर रखा है। और उसी के लिहाज से अगर आप देखेंगे कि लास्ट 2 दिन में, और अगर मैं कहूँ कि कल के सत्र में अगर आप देखेंगे, एक मजबूती के संकेत पे निफ्टी और बैंक निफ्टी बंद हुआ। तो मेरा ऐसा मानना है मजबूती बरकरार रहेगी, गैप अप ओपनिंग के संग में हम सस्टेन करेंगे और जैसे ही आरबीआई की पॉलिसी समाप्त होगी आप देखेंगे मार्केट में और ऊंचाई में जाने की क्षमता है। इंट्राडे के लिहाज से निफ्टी में 17,170, 17,320 ये 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे। रेजिस्टेंस वाइज 17,600 और 17,770 ये रेजिस्टेंस रहेगा। रही बात बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में जो पीएसयू बैंक में कुछ में बाइंग देखने को मिली और प्राइवेट सेक्टर बैंक भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि बैंक निफ्टी का चार्ट निफ्टी के चार्ट से कंपेयर थोड़ा सा हल्का है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज आरबीआई साहब का गवर्नर साहब का आज आरबीआई पॉलिसी पे आउटकम है, लेकिन ट्रेंड मजबूत है। तो 37,900 और 37,350 ये 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे बैंक निफ्टी के लिहाज से, और 38,950 और 39,250 ये इनके इंट्राडे रेजिस्टेंस रहेंगे। तो ओवरऑल ट्रेंड मजबूती के संकेत दे रहे हैं। ओके, तो क्लियरली मजबूत ट्रेंड यहाँ पर बिल्कुल नजर आ रहा है। लेकिन ब्रजेश जी, साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक कहाँ नजर रखनी चाहिए और आपके हिसाब से आज के लिए फिर कॉल्स कौन सी होंगी? तो मानसी जी, जैसे आप देखेंगे ओवरऑल सेक्टर्स की अगर मैं बात कहूँ तो कोई भी ऐसे सेक्टर्स में मजबूती तो नहीं आ रही है, बट पुल बैक्स डेफिनेटली देखने को मिल रहे हैं। तो उसमें मैं यही कहूंगा कि मैं बैंकिंग और मेटल स्टॉक्स में निवेश करना की सलाह दूंगा, जिसमें कि फेडरल बैंक फेडरल बैंक में हम दाव लगा सकते हैं। 102 के आसपास बंद हुआ है, तो मौजूदा समय पे आप बाई कीजिए। 99 का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, 108 का टारगेट रहेगा, टाइम फ्रेम 2 से 4 दिन का रहेगा। और जो दूसरा स्टॉक्स है, अगर आप देखेंगे पिछले 2 दिन से एल्यूमिनियम स्टॉक्स में बाएंगे, चाहे वो हिंडाल्को हो या नेशनल एल्यूमिनियम हो, तो हम उसमें नेशनल एल्यूमिनियम में दाव लगाने की सलाह देंगे। 124 पे बंद हुआ है, मौजूदा समय पे बाइंग करने की सलाह रहेगी। 119 का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और 133 का टारगेट रहेगा, टाइम फ्रेम वही रहेगा 2 से 4 दिन का। और मुझे लगता है कि दोनों ही आउट परफॉर्म आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। ओके ब्रजेश जी, शुक्रिया ये सारा का सारा आउटलुक और साथ ही अपनी कॉल्स हमें बताने के लिए। तो 2 कॉल्स यहाँ पर आती हुई ब्रजेश जी की तरफ से, और फेडरल बैंक में खरीदारी के मौके 2 से 4 दिनों का नजरिया आप मानकर यहाँ चल सकते हैं। 108 के टारगेट्स को मानकर चले, 99 का यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। और इसके अलावा नैल्को नेशनल एल्यूमिनियम पर खरीदारी के मौके बनते हुए दिख सकते हैं। यहाँ पर भी 2 से 4 दिनों का नजरिया बनाकर चले और ट्रेडिंग टारगेट्स जो हैं 133 के यहाँ पर मानकर आपको चलना है। स्टॉप लॉस 119 का लगाएं। चलिए, तो 2 कॉल्स यहाँ पर ब्रजेश जी की तरफ से, और हमारे पास ट्रेडिंग कॉल्स 4 आई हैं, वो चारों की 4 आपके सामने रख देते हैं। सेंट्रम ब्रोकिंग और निर्मल बैंक की तरफ से हमारे पास ट्रेडिंग कॉल्स आई हैं। सेंट्रम ब्रोकिंग की कॉल्स यूपीएल पर खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं। सेंट्रम ब्रोकिंग का मानना है कि 790 के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 760 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी के मौके यहाँ पर ढूंढे जा सकते हैं। वहीं एलटीआई यहाँ पर भी खरीदारी के मौके यहाँ पर सेंट्रम ब्रोकिंग को नजर आ रहे हैं। लेंटी इन्फोटेक 6,450 के टारगेट्स को मानकर चले, 6,210 का आपको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। निर्मल बैंक सिक्योरिटीज की तरफ से 2 कॉल्स आई हैं। ऑफकोर्स एक कॉल कॉमन है जो सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से भी थी, जो कि है यूपीएल। निर्मल बैंक भी यहाँ पर यूपीएल पर बुलिश हैं, खरीदारी के मौके यहाँ पर ढूंढे जा सकते हैं। 780 के टारगेट से ये दे रहे हैं, और यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है 760 का आपको लगाना है। साथ ही केसीपी शुगर, यहाँ पर भी खरीदारी के मौके, शुगर स्पेस लगातार कामकाज कर रहा है, एक्शन में है, और इसी के चलते यहाँ पर शुगर स्पेस से एक कॉल आती हुई और करीब 6% की बढ़त कल स्टॉक ने देखी थी। आज 28 के स्टॉप लॉस के साथ 33 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए इंट्राडे पर्सपेक्टिव का नजरिया यहाँ पर भी बनाया जा सकता है। लेकिन चलिए, तीसरी तिमाही के नतीजों का दौर तो जारी है। बाजार बंद होने के बाद कौन से नंबर्स आते हुए दिखे, जान लेते हैं पूजा त्रिपाठी से। पूजा, गुड मॉर्निंग। बताएं, कल बाजार बंद होने के बाद कौन से रिजल्ट्स आते दिखे? गुड मॉर्निंग मानसी। काफ़ी सारे नतीजे आए, स्पेशली वायदा बाजार पर से अगर देखें तो काफ़ी सारे नंबर्स आए हैं, और जो नतीजे हैं वो वीक से मिक्स्ड सेट ऑफ नंबर्स ज़्यादातर देखने को मिले हैं।
शुरुआत पावर ग्रिड से करते हैं। नतीजे सपाट हैं और अनुमान से कमजोर देखने को मिले। आय में करीब 3% की बढ़त हुई है। मुनाफा सपाट रहा है। कामकाजी मुनाफे में करीब 2.5% की बढ़त और मार्जिन में दबाव देखने को मिला है। अब आते हैं वायदा बाजार के नतीजों पर। एसीसी ने अपने नतीजे कमजोर घोषित किया और अनुमान से कमजोर नतीजे आए हैं। आय में 2% की बढ़त है। मुनाफा घटा है कंपनी का 39% से। कामकाजी मुनाफे में 3% की गिरावट दर्ज हुई है और जो मार्जिन भी अगर देखेंगे तो 13.7% से घटकर 13.1% के नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। औरोबिंदो फार्मा के नंबर्स भी कमजोर ही दिखाई दे रहे हैं। आय 1% घटी कंपनी की। मुनाफे में 22% की गिरावट। कामकाजी मुनाफा भी 20% घटा कंपनी का और मार्जिन में भी कमी देखने को मिली है। बर्जर पेंट्स के नतीजे कुछ मिले जुले हैं। आय में 20% की बढ़त जरूर नजर आ रही है, लेकिन मार्जिन पर प्रेशर देखने को मिला है बढ़े हुए कॉस्ट के चलते। कामकाजी मुनाफा 5% घटा है कंपनी का और मुनाफे में भी देखेंगे तो वहां पर भी 8% की गिरावट इस बार कंपनी ने दर्ज की है। अब कुछ और नतीजों की बात करते हैं जहां पर कि नतीजे कुछ अच्छे दिखाई दे रहे हैं। टाटा पावर के नतीजे काफी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। आय में 42% की ग्रोथ है। मुनाफा 74% बढ़ा है कंपनी का। कामकाजी मुनाफे में 16% की बढ़त इस बार दर्ज हुई है। पेट्रोनेट एलएनजी के नतीजे भी काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आय में 71% की बढ़त है और मुनाफे में 31% की बढ़त इस बार देखी गई है। कुछ और भी नंबर्स पर आए तो सेल की अगर बात करें तो यहाँ पर नतीजे मिले जुले हैं। मुनाफे में 4% की बढ़त दिख रही है। आय 27% बढ़ा है कंपनी का, लेकिन मार्जिन के फ्रंट पर कुछ प्रेशर देखने को मिल रहा है। जीएमआर इंफ्रा के नतीजे काफी कमजोर हैं। आय में बढ़त जरूर दिख रही है करीब 60% की, लेकिन इस बार भी कंपनी ने घाटा ही दर्ज किया है। हालांकि घाटा भी देखेंगे तो वहां पर भी कमी देखने को मिली है। और आखिर में बात करते हैं इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस की। यहाँ पर भी नंबर्स वीक हैं। ब्याज से आय में 10% की गिरावट दर्ज हुई है और मुनाफा भी 8% घटा है कंपनी का। पूजा, शुक्रिया ये सारे के सारे नतीजों के रिव्यूज हमें बताने के लिए। तो ढेर सारे नतीजे आते हुए कल बाजार बंद होने के बाद दिखे, जिसमें कैश और वायदा बाजार की एक लंबी सूची रही और वो सारे के सारे नंबर्स कैसे रहे वो हमें पूजा ने बताया। लेकिन ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स भी कई सारे कल बाजार बंद होने के बाद आए और आज का दिन तो ट्रिगर स्पेसिफिक है भी। कौन से हैं ये खबरें और ट्रिगर्स जान लेते हैं शरद से। शरद, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स हैं जिस पर आज हमें नजर रखनी है। गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले कोल इंडिया और पावर स्टॉक्स रहेंगे फोकस में। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग डेटा आया है कि जो आपकी जो कोल की इंपोर्ट्स है वो घट गई हैं, डिस्पाइट जो आपकी जो पावर की डिमांड है वो उसमें बढ़ोतरी देखने मिली है। आंकड़ों की बात करें तो जो नॉन कोकिंग कोल की जो इंपोर्ट होती है वो लगभग 18% गिर चुकी है अगर आप अप्रैल से लेकर नवंबर के जो 2021 के पीरियड लें। तो ओवरऑल देखा जाए तो कोल बेस्ड जनरेशन भी इसमें भी 5% का जो है आप ग्रोथ देखने मिला है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ एक और आया है जहाँ पे स्टॉक्स जैसे कि पारस डिफेंस, जेनटेक, डीसीएम श्रीराम और इन्फोएज ये स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं। यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है इंपोर्ट ऑफ ड्रोन्स। हालांकि कुछ एक्सेप्शन ज़रूर है, लेकिन ओवरऑल एक बैन हो गई है बाहर से ड्रोन्स। तो ये स्टॉक्स जो है ज़रूर आप अपने रडार में रखिएगा। इन्फोसिस में ने भी जो है क्वाल्ट्रिक्स के साथ कोबाल्ट क्लाउड ऑफरिंग जो एक डिजिटल ऑफरिंग होती है उसका करार किया है, तो ये स्टॉक रहेगा फोकस में। डॉक्टर रेड्डीज के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। यहाँ पे जो है वो लॉन्च करने वाले हैं पार फार्मा का वासोस्ट्रिक्ट का एक मेडिसिन यूएस के मार्केट्स में। उसके मार्केट साइज़ भी बहुत कंसिडरेबल है। ऑलमोस्ट 78.5 करोड़ जो है जो लाख करोड़ है उसने बड़ी जो है उसकी मार्केट साइज़ है। एलएनटी भी रहेगा फोकस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे NHRCL है। यहाँ पे उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट मिली है वडोदरा HSR स्टेशन के लिए और ओवरऑल देखा जाए तो उनको एक और एग्रीमेंट मिली है जहाँ पे वो डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट करने वाले एक वायाडक्ट जो आपके मेट्रो स्टेशन में लगते हैं, तो एक बड़ी ऑर्डर है। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स ने जो है एक्सेप्ट कर लिया है लेटर ऑफ अवार्ड। ये एक्विजिशन हो रही थी नीलाचल इस्पात के लिए। 31 जनवरी को ये जो था उन्होंने ऑलरेडी बिड जो है जीत चुके थे और ऑलमोस्ट 94% स्टेक जो है कंपनी में लेंगे। और ये जो डील है ओवरऑल कंप्लीशन की बात है अगले 2 महीने में होने वाली है। फार्मा स्पेस से एक और न्यूज़ आया है जहाँ पे लुपिन रहेगा फोकस में। यहाँ पे जो ऑर्फन ड्रग है नामुस्कला उसकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन का करार हो गया। ये जो ड्रग है बेसिकली मायोटोनिक जो डिजीज़ होती है उसको ट्रीट करता है और इनके जो मार्केट्स में ये ऑपरेट करेंगे वो आपकी यूरोपियन मार्केट्स में ऑपरेट करने वाले हैं। अब बायबैक के 2 बड़े अहम खबर आए हैं। गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स के नतीजे तो ज़रूर आ गए थे, लेकिन गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स जो है अपनी बायबैक का ऐलान किया है। लगभग 85 करोड़ रुपीज़ का बायबैक है, 600 रुपये प्रति शेयर का, 26% का प्रीमियम है और रिकॉर्ड डेट जो है 21 फरवरी को रखा गया है। एफडीसी भी है इस स्पेस में जहाँ पे ऑलमोस्ट 138 करोड़ रुपीज़ का शेयर बायबैक आया है और बायबैक का दाम लगभग 475 रुपये प्रति शेयर है और जो बायबैक है ऑलमोस्ट 52% प्रीमियम हुआ है करंट मार्केट प्राइस से।
ओके शरद, शुक्रिया। ढेर सारी खबरें और ट्रिगर्स रहे जो आपने हमारे सामने रखे और इन सारी खबरों पर दिख सकता है एक्शन और एक इम्पैक्ट जिसके ऊपर हम नज़र रखेंगे और अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन चलिए अब जान लेते हैं दो अहम कंपनी जिनके नतीजे आने वाले हैं, नतीजे कैसे रह सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प और महिंद्रा एंड महिंद्रा के नंबर्स आने वाले हैं और तीसरी तिमाही के नतीजों के अनुमान क्या कह रहे हैं बताएंगे हमें सृष्टि। सृष्टि, सबसे पहले बताएं अब हीरो मोटोकॉर्प के नतीजे कैसे रहेंगे। अगर हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो हम जानते ही हैं कि इस बार जो वॉल्यूम्स हैं वो काफ़ी प्रेशर में रही हैं। सबसे बड़ा ऑटो सेक्टर में ये अंडर परफॉर्मर साबित हुआ है। इनकी जो ओवरऑल वॉल्यूम्स है करीब 30% की साल दर साल वहाँ गिरावट देखने को मिली है। हालांकि सीक्वेंशली वहाँ पे 10% की इम्प्रूवमेंट ज़रूर कंपनी ने देखी है, पर अगर इनके रेवेन्यू की बात करें तो वहाँ पे वीकर वॉल्यूम्स के चलते प्रेशर ज़रूर देखने को मिलेगा। 21% की साल दर साल हम गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं और कंपनी 7729 करोड़ अपनी टॉप लाइन में घोषित करती हुई नजर आ सकती है। बट इसी के साथ कंपनी ने कुछ प्राइस हाइक्स भी लिए हैं, साथ ही कुछ कॉस्ट कटिंग इनिशिएटिव्स भी उन्होंने अंडरटेक किए हैं, जिसके चलते इनके जो मार्जिन्स है वहां थोड़ा सा सहारा मिलता हुआ इनको नजर आना चाहिए। अब अगर इनके EBITDA की बात करें तो वहां पे साल दर साल लगभग 40% की गिरावट की हम उम्मीद कर रहे हैं और ऑफ कोर्स मार्जिन्स पे भी प्रेशर रहेगा। 14.5% से घटकर इस बार 11.4% इनके EBITDA मार्जिन्स रहने का अनुमान लगाया जा रहा है और तिमाही दर तिमाही देखें अगर तो वहां पे भी लगभग 120 बेसिस पॉइंट्स का कट हम आते हुए देख सकते हैं। और आखिरी में कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो वहां पे भी 40% की गिरावट के साथ 654 करोड़ हम कंपनी के बॉटम लाइन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट ये थी रही नंबर्स की बात। सबसे अहम होगा मैनेजमेंट की कॉमेंट्री देखना, आगे के लिए वो किस तरीके की आय और मार्जिन पर आउटलुक देते हैं, किस तरीके का पिकअप वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्पेशली एंट्री लेवल सेगमेंट में ये अहम होगा काफी देखना। और सबसे इंपॉर्टेंटली ईवी लॉन्च जो कि कंपनी कह रही है कि मार्च 2022 में वो लेकर आएंगे अपना पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल, उस पे अगर मैनेजमेंट कुछ और डिटेल्स देता है तो वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है स्टॉक के लिए, क्योंकि मार्जिन्स हम देख रहे हैं कि सभी ऑटो कंपनीज के जो अनुमान लगा के चल रहे थे उससे बेहतर आ रहे हैं। तो देखते हैं अब हीरो मोटोकॉर्प किस तरीके के नतीजे पेश करता है। ओके, तो क्लियरली यहाँ पर नतीजों का अनुमान हमने हीरो मोटोकॉर्प का देखा, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा के नंबर्स भी आने वाले हैं, इनके अनुमान भी सृष्टि से समझते हैं। सृष्टि, बताएं। सबसे अहम फैक्टर जो इस बार इनकी अर्निंग्स को इफेक्ट करता हुआ नजर आएगा वो रहेगा इनका प्रोडक्ट मिक्स, क्योंकि साल दर साल वहां पे बदलाव हुआ है। हमने देखा है कि इनका ऑटो सेगमेंट ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है, पर इनके ट्रैक्टर सेगमेंट पे दबाव रहा है, जिसके चलते इनकी आय तो अच्छी रहेगी पर बाकी के जो नंबर्स है वहां पे असर जरूर देखने को मिल सकता है। अगर इनके रेवेन्यू की बात करें तो वहां पे करीब 9% की बढ़त की साल दर साल हमें उम्मीद है। 15,326 करोड़ हमारा अनुमान है। पर इसी प्रोडक्ट्स मिक्स के चलते और साथ ही जिस तरीके का हम कमोडिटी कॉस्ट इन्फ्लेशन देख रहे हैं, इसके चलते कंपनी का जो EBITDA है वहां पे साल दर साल 21% की हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। 1893 करोड़ हमारा अनुमान है। इनके मार्जिन्स की अगर बात करें तो इसी तिमाही पिछले साल कंपनी ने 17% के मार्जिन घोषित किए थे, अब वो घटकर लगभग 12.5% पर आते हुए हमें दिख सकते हैं। पर तिमाही दर तिमाही देखें तो कंपनी इन मार्जिन्स को मेंटेन करती हुई नजर आ सकती है और आखिरी में कंपनी के मुनाफे में 30% की गिरावट के साथ 1202 करोड़ हमारा एस्टिमेट है कि कंपनी इस बार इतना प्रॉफिट घोषित कर सकती है। अब इनके SUV और पिकअप सेगमेंट्स को देखें तो वहां पे बेहतरीन डिमांड रिकवरी देखने को मिल रही है और साथ ही जो इनके कुछ रीसेंट लॉन्चेस हैं ऑटो सेगमेंट में वो बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। बट वहां पे सप्लाई चेन की दिक्कतें जरूर है, तो देखना अहम होगा कि मैनेजमेंट उस पर क्या कॉमेंट्री देता है। आने वाले समय में ट्रैक्टर ग्रोथ को लेकर उनकी क्या आशाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं, वो भी देखना काफी अहम होगा। और साथ ही कुछ नए लॉन्चेस ऑटो सेगमेंट में जिसका मार्केट बेसब्री से इंतजार कर रहा है, उस पर मैनेजमेंट का क्या कहना है, ये साल 2022 किस तरीके से वो देख रहे हैं नए लॉन्चेस के टर्म्स में, ये भी देखना काफी अहम होगा। तो नजर रखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा पर। ओके सृष्टि, ये सारे के सारे अनुमान हमें बताने के लिए आपका शुक्रिया। तो एक रिजल्ट हैवी दिन आज भी आता हुआ दिखेगा जहां अहम कंपनियों के नंबर्स आने वाले हैं जिस पर फोकस रहेगा। प्रीव्यूज़ आपने जाने, नतीजों के आने के बाद रिव्यूज़ भी हम आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट्स का अपडेट जान लेते हैं और ये बताने के लिए हमारे साथ केडिया कमोडिटीज़ के अजय केडिया जी जुड़ गए हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो गोल्ड सिल्वर पर, बुलियन मार्केट पर आपका नजरिया जानना चाहूँगी।
ऑफ कोर्स अक्रॉस ग्लोबल मार्केट्स यूएस इन्फ्लेशन जो है वो फोकस में है। डेटा से पहले जिस तरह से गोल्ड सिल्वर में इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है, इनफैक्ट घरेलू बाजार में जैसे हम चाल देख रहे हैं, क्या लगता है यहाँ से खरीदारी के मौके बनते हुए दिखेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी जी। डेफिनेटली 2022 भी कमोडिटी ईयर ही रहना है। जिस ढंग से हमने देखा सप्लाई डिस्टर्बेंस, इन्फ्लेशन, ये सभी प्राइजेस को सपोर्ट कर रहे हैं। खास करके अगर सोने चांदी की बात करें तो फेड ने ये चीज तो अफर्म की थी लास्ट टाइम के मार्च में हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, बट इन्फ्लेशन कंसर्न जो ग्लोबल मार्केट को इशू हो रहा है उसके चलते हमने देखा गोल्ड को कहीं ना कहीं सपोर्ट है, साथ में जियो पॉलिटिकल टेंशन या डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कल भी अच्छी रैली हमने गोल्ड और सिल्वर में बनते हुए देखी। एज ऑफ नाउ भी 1820 के ऊपर अच्छे से होल्ड करता हुआ दिख रहा है गोल्ड। उसी को देखते हुए एमसीएक्स पे गोल्ड आज थोड़े पुल बैक पे 48,450 पे लेके चलेंगे, जो 48,650 से 48,850 तक का लेवल दिखा देगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो पिछले 4 महीने में हमने एक ब्रॉडर रेंज में मार्केट को मूव करते हुए देखा। कहीं ना कहीं लोअर लेवल्स पे हमेशा बाइंग आती हुई दिखाई दी। ईटीएफ में भी काफी अच्छे रेस्पॉन्स आए हैं, जो दिखाता है कि चांदी में अभी भी लोगों का ध्यान तेजी का ही है। तो 62,300 के करीब लेके चलेंगे, जो 62,650 से 63,200 तक का लेवल सोने चांदी में देखने मिल जाएगा। ये रही राय बुलियन मार्केट पर अजय जी की। लेकिन साथ ही अजय जी, हम देख रहे हैं यहाँ पर कच्चे तेल की चाल जो है फिलहाल सपाट नजर आ रही है। यहाँ से किन लेवल्स पर कच्चा तेल जाता हुआ आप देख रहे हैं? बिल्कुल मानसी जी, कच्चा तेल पिछले एक हफ्ते से लाइमलाइट में, इनफैक्ट फरवरी स्टार्ट हुआ तब से ही हम देख रहे थे कि ओपेक की मीट से काफी उम्मीद थी कि प्रोडक्शन बढ़ाता है या सस्टेन रखता है। तो हमने देखा वहां से कोई चेंजेस नहीं था, बट इंपॉर्टेंट जो ट्रिगर था वो जियो पॉलिटिकल टेंशन साइड था, जहाँ पे यूएस, ईरान और रशिया, यूक्रेन, यूएस, यहाँ पे हमने एक अभी तक पैट कुछ आती हुई क्लियरिटी नहीं देखी, जिसके चलते आज भी ब्रांड हम देखे 90 के ऊपर अच्छे से ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। नॉर्थ अगर हम अमेरिका या यूरोप की बात करें तो पोलर वर्टेक्स की सप्लाई अभी भी नॉर्मलाइजेशन में नहीं पहुंची, जिसको टाइम लग सकता है। जिसके देखते हुए डिस्पाइट एवरी ऑड्स हमने देखा प्राइजेस 90 के ऊपर कंटिन्यू मेंटेन है। नो डाउट हायर साइड पे थोड़े प्रॉफिट बुकिंग हमने 2-3 दिनों में देखा है, जो टेक्निकली लगता है कि एक बार गिरावट दिखा सकता है। तो 6720 पे आप क्रूड को देख सकते हैं, बट लिमिटेड डाउन साइड रहेगा 6600 का। ओके अजय जी, क्विकली बेस मेटल्स पर आपका नजरिया भी हम जानना चाहेंगे, स्ट्रैटेजी वहाँ क्या रहेगी? बेस मेटल की बात करें तो चाइना जब से आया है उसके बाद हमने कंटिन्यू फिर से बाइंग आती हुई देखी। उम्मीद है कि जो स्टिमुलस दिए गए हैं वो प्राइजेस को कंटिन्यू सपोर्ट करेगा। इनफैक्ट कल के सेशन में हमने मेजर कमोडिटीज के अंदर ब्रेकआउट आते हुए देखा, जहाँ पे कॉपर में भी हमने 754 का लेवल ब्रीच करते हुए देखा, इसलिए कल काफी बड़ी तेजी थी। आज भी 768 पे लेके चलिए, 780 तक के टारगेट देखने मिल जाएंगे। जिंक के अंदर भी 300 के ऊपर ब्रेकआउट है, तो जिंक को भी 303 के करीब लेके चलिए, जो 308 तक का लेवल मिल जाएगा। एंड लास्ट में निकल की बात करना जरूर है कि निकल में हमने एक जबरदस्त तेजी अभी तक आती हुई देखी है। ये भी ऐसा लग रहा है कि स्टेनलेस स्टील की डिमांड और रशिया से जो सप्लाई है वो बाजू तक के चलते 1800 का लेवल जल्द दिखा सकता है। बिल्कुल अजय जी, शुक्रिया ये सारे के सारे रिकमेंडेशंस अपनी स्ट्रैटेजी कमोडिटी मार्केट्स पर हमें बताने के लिए। चलिए यहाँ पर एक छोटे से